गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IITN अकेडमी। आई एम सुरजीत चौधरी विद यू। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में दोस्तों डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड टेंसेज वाला चैप्टर, और आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 5 रहेगा दोस्तों। ठीक है, और लेक्चर नंबर 5 में हम आज दोस्तों पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। ठीक है दोस्तों, और यहां पास्ट टेंस पढ़ रहे थे अपन। कौन सा टेंस पढ़ रहे थे? पास्ट टेंस। और पास्ट में 3 टेंसेस हमने पढ़ लिए थे। पास्ट सिंपल पढ़ लिया था, पास्ट कंटिन्यूअस कर लिया था, और पास्ट परफेक्ट कर लिया था। तो आज दोस्तों चौथा टेंस रहेगा अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जैसा कि आपको पता है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम आएगा वहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूतकाल में जारी रहने वाले कार्यों के लिए किया जाता है दोस्तों। और इसमें टाइम भी दिया हुआ होता है, जैसे सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है इसमें। तो यहां हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी आती हैं इसमें। हेल्पिंग वर्ब्स दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, इसका प्रयोग होगा दोस्तों। और इसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता ही है, ये आप जानते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार देख लो दोस्तों, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा, या तो सब्जेक्ट कौन सा नाउन होगा दोस्तों? सिंगुलर, या फिर कैसा होगा? प्लूरल। चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ ही आप किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? यहां हैड बीन का। चाहे करता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा दोस्तों? हैड बीन। ठीक है, अब यहां हम बात करेंगे कि इसमें टाइम भी दिया हुआ होता है दोस्तों। टाइम की बात हमने प्रेजेंट टेंस में कर ली थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बात की थी सिंस और फॉर की दोस्तों। सिंस और फॉर। अब सिंस का यूज कहां होता है, फॉर का यूज कहां होता है, वो मैंने आपको बता दिया हालांकि और लास्ट लेक्चर में। लेकिन अब भी एक बार इसमें हम फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं इसको। जैसे यहां लिख रहा हूं सिंस। सिंस का प्रयोग कहां करेंगे दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। हिंदी में दोस्तों आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं? समय बिंदु। इसको हम फिक्स टाइम भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं इसको? फिक्स टाइम। अब देखिए दोस्तों, यहां सिंस का प्रयोग हम जब ऐसे मैंने इसके एग्जांपल्स बताए थे आपको कि सिंस का यूज कहां होगा। पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु की बात जब होगी तो वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सिंस 9 o'clock। हम कितने बजे से पढ़ रहे हैं दोस्तों? 9 बजे से। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सिंस मंडे। संडे मंडे दोस्तों ये 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो ये प्रॉपर डे की बात कर रहा हूं मैं। किस डे की बात कर रहा हूं? मंडे की। सिंस जुलाई हम पढ़ रहे हैं, ये 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स है 1 ईयर में। तो इनमें से प्रॉपर मैं किस मंथ की बात कर रहा हूं? जुलाई की। इसके बाद में जैसे मैं लिखूं यहां सिंस 2010, तो दोस्तों ये भी प्रॉपर टाइम है, फिक्स टाइम है। सिंस मॉर्निंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ दोस्तों हमेशा किसका प्रयोग होता है? सिंस का ही प्रयोग होता है। सिंस इवनिंग। देन वी हैव स्टेजेज ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनके साथ में भी हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। जैसे मैं यहां लिख दूं सिंस चाइल्डहुड, सिंस बॉयहुड। चाइल्डहुड का मतलब है दोस्तों बचपन से, यहां लड़कपन से। सिंस यूथ, युवावस्था से। तो दोस्तों जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का ही प्रयोग करेंगे। ये आपको समझने के लिए बताया गया है कि जब भी फिक्स टाइम होगा तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे? सिंस का। यहाँ दिनों की बात हो रही है, प्रॉपर डे की बात हो रही है, तो उसके पर भी सिंस का।
महीने का नाम दे रखा है, प्रॉपर महीने का नाम है, तो इसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। ये फिक्स सन दे रखी है, इसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि मॉर्निंग और इवनिंग के पहले डेफिनेटली किसका ही प्रयोग होता है? हमेशा सिंस का ही प्रयोग होता है। हालांकि ये देखने में तो आपको अवधि लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसके साथ प्रयोग जो होगा वो किसका प्रयोग होगा? सिंस का। स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाएं हैं, वो बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंस का। यहाँ बॉयहुड है, ये भी अवस्था है, इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। यूथ, युवावस्था, यौवन की बात हो रही है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करने वाले हैं फॉर। फॉर का यूज जो होगा वो हमेशा किसके लिए होगा दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होगा दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसको हम बोलते हैं समयावधि। समयावधि बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? फॉर का। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फॉर 2 डेज, हम 2 दिन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फॉर अ वीक, ये देखो ड्यूरेशन ये दोस्तों, ये पीरियड ऑफ टाइम है। वीक में पीरियड ऑफ 7 डेज। फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ डिकेड। डिकेड का मतलब दोस्तों होता है दशक। यहां हम किसकी बात करने वाले हैं? दशक की। तो दोस्तों ये सिंस और फॉर का प्रयोग हमने पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से अपन इसको रिकैप किया है यहाँ पर। और सिंस का प्रयोग कहां होगा, फॉर का प्रयोग कहां होगा? तो सिंस का प्रयोग दोबारा देखो दोस्तों एक बार, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। जबकि फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। अब इससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। द स्टूडेंट्स वर वर्किंग हार्ड टू क्रेक द एग्जाम। और यहां दे दिया दोस्तों नो एरर। ये 1 नंबर, 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर दोस्तों। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में आपको एरर छांटना है, एरर वाला पार्ट देखना है। और जैसा कि यहाँ आप एकदम सिस्टमेटिक सीक्वेंस से चलो इसमें। द स्टूडेंट्स है यहाँ दोस्तों, ये सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट क्या है? ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है ये? यहाँ वर का प्रयोग दे रखा है, ये ठीक है, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा सा दोस्तों एक बार इसको देखो, इसमें टाइम सीक्वेंस नहीं दिया है हमने। यहां मैं लिख रहा हूं फॉर 6 months, और यहां लिख दिया आपका नो एरर। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर पार्ट नंबर 4, और ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। अब यहां से देख लीजिए दोस्तों, इसमें लिखा क्या है कि फॉर यहां पे क्या दे रखा है? सिंस और फॉर ड्यूरेशन बता रहा है, और इसके अनुसार यहां इस वर्ब का यूज जो है वो क्या है दोस्तों? गलत है। क्योंकि यहां आपको कौन सी वर्ब का प्रयोग करना होगा? हैड बीन का। किसका प्रयोग करना होगा दोस्तों? वर्ब के स्थान पे। अब देखो यहां ये पास्ट की वर्ब है, किसकी वर्ब है? तो सिंस फॉर का प्रयोग दोस्तों आपको पता है प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हम हैड बीन का ही प्रयोग करें? अदरवाइज सिंस फॉर का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट में भी होता है, तो वहां हैज बीन हैव बीन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहां ये पास्ट इंडिकेटर है। क्या इंडिकेटर है ये? पास्ट इंडिकेटर है। और इसको देखने से पता चल रहा है कि यहां किसका प्रयोग होगा दोस्तों? हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे वी वर लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई
यहां दे दिया दोस्तों नो एरर, और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर पार्ट दिया हुआ है। अब इसमें भी आपको क्या ढूंढना है, एरर छांटना है दोस्तों। तो अब देख लो यहाँ सिंस का प्रयोग दे दिया, जुलाई से पहले किसका प्रयोग किया है, सिंस का। तो सिंस के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग गलत है, वर का यूज गलत है। यहां यदि आर दिया हुआ होता तब तो हम हैव बीन का प्रयोग करते दोस्तों, लेकिन ये भी यहाँ पे पास्ट की वर्ब दे रखी है। कौन सी वर्ब दे रखी है, पास्ट की। तो यहां इससे आइडिया लग रहा है कि यहाँ किसका प्रयोग होगा, हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे रोहित वॉज राइटिंग अ नोवेल फॉर अ ईयर, और यहां दे दिया आपको नो एरर दोस्तों। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ इस फॉर के अनुसार, फॉर ए ईयर ये ड्यूरेशन दे रखा है, तो इसके अनुसार यहाँ इसका यूज गलत है। वॉज के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए, हैड बीन का ही यूज होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं। लेकिन देखो आप ये ध्यान रखना, यदि नाउन चाहे सिंगुलर हो, चाहे नाउन आपका कैसा हो, प्लूरल नाउन हो, वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, हैड बीन का ही प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कंप्लीट है। अब हम बात करने वाले हैं, आज फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर की जब बात करेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस थोड़ा बड़ा है, और इसमें आपको थोड़ा सावधानी के साथ इसको पढ़ना होगा, क्योंकि शैल विल का प्रयोग जब भी करेंगे आप तो उसको ढंग से का यूज करना होगा। तो यहां हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की। तो अपना तीसरा टेंस है दोस्तों फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, और इसके भी 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट ले रहा हूं मैं इसका, फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस लेंगे दोस्तों इसमें, फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग भविष्य में घटित होने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे अपन। फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स दोस्तों, एक तो किसका प्रयोग होता है इसमें, शैल का, और दूसरा इसमें किसका यूज होता है, विल का। इसके साथ हमेशा दोस्तों मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। शैल विल के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है कि शैल और विल का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो यहां मॉडलिटी, शैल और विल जो है वो मॉडलिटी शो करते हैं, इसलिए जब भी हम शैल और विल का प्रयोग करें तो इसको सावधानी पूर्वक इसका यूज करें। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको। जैसे ये फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, और फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। यदि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ दोस्तों हम शैल का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, शैल का, तो ये हमें क्या बताएगा, सिंपल फ्यूचर। क्या बताएगा दोस्तों, सिंपल फ्यूचर। इसको एकदम ढंग से पढ़ना है दोस्तों, और इसी के अनुसार पर्सन्स के अनुसार ही आप शैल विल का प्रयोग करेंगे हर टेंसेज में। फ्यूचर में जितने भी टेंस पढ़ने वाले हैं हम अपन दोस्तों, तो वहां आप पर्सन्स के अनुसार ही शैल विल का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि सिंगुलर नाउन के साथ आप विल का प्रयोग कर दो, प्लूरल के साथ शैल का प्रयोग कर दो, नो, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ पर्सन्स। ठीक है। यदि यहां पे आई वी के स्थान, आई वी के साथ यदि हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, विल का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करें, तो ये हमें निम्नलिखित चीजें बताएगा। जैसे एक तो बताएगा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता। दूसरा ये बताएगा दोस्तों हमें थ्रेट, धमकी। तीसरा क्या बताएगा, ये प्रॉमिस। और चौथा क्या बताएगा दोस्तों, ये ऑर्डर। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा से देखो इसको। फर्स्ट पर्सन के साथ यदि आई वी का प्रयोग करेंगे, सॉरी फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ यदि हम किसका प्रयोग करें, शैल का प्रयोग करें, तो ये हमें क्या बताएगा, सिंपल फ्यूचर बताएगा। ठीक है। लेकिन यदि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ यदि हम विल का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें दोस्तों, विल का प्रयोग करें, तो ये हमें एक तो बताएगा, इनमें से कोई एक चीज बताएगा, डिटर्मिनेशन बताएगा, रेट धमकी बताएगा, या प्रॉमिस वादा बताएगा, या फिर क्या बताएगा, ऑर्डर। ठीक है। यदि शैल का प्रयोग करें आई वी के साथ तो हमें ये क्या बताएगा, साधारण भविष्य बताएगा, सिंपल फ्यूचर बताएगा। अब यहां मैं लिख रहा हूं यदि सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में दोस्तों आपको पता है यू होता है ये, और थर्ड में कौन सा होता है, ही, सी, इट, दे, और किसी का नाम हो सकता है। इनके साथ यदि हम किसका प्रयोग करें, विल का, ये जस्ट अपोजिट है इसका, इसके अपोजिट ये
यदि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करें दोस्तों, विल का प्रयोग करें, तो ये हमें क्या बताएगा, सिंपल फ्यूचर। क्या बताएगा दोस्तों, साधारण भविष्य। लेकिन यदि हम सेल विल के साथ, इसको दोस्तों केयरफुली पढ़ना है थोड़ा सा, यदि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, शैल का, तो ये भी हमें क्या बताएगा, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन या क्या बताएगा, थ्रेट, या फिर क्या बताएगा, प्रॉमिस, या फिर क्या बताएगा दोस्तों, ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, यहां जो हम बात करने वाले हैं कि शैल और विल का यूज किस प्रकार से करेंगे, तो जितने भी टेंसेस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो वहां भी शैल विल का प्रयोग ऐसे करेंगे, पर्सन के अकॉर्डिंग। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां भी हम शैल विल का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे दोस्तों, पर्सन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, दो सेंटेंस लिखूंगा मैं यहां पे, आई यहां लिख रहा हूं, आई शैल मूव टू कोलकाता टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं दोस्तों, आई विल मूव टू कोलकाता टुमारो। अब दोस्तों कई बार विद्यार्थियों में कंफ्यूजन होती है कि सर ये पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है। कुछ विद्यार्थी इसका आंसर ये बताते हैं कि सर पहला सेंटेंस जो है वो तो सही है, दूसरा गलत है। कुछ ऐसे बताते हैं कि सर दूसरा सही है, पहला गलत है। तो दोस्तों यहां देखो, दोनों ही सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, ये भी सही है सेंटेंस, और सेंटेंस अपना ये भी सही है। यहां आई फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ में किसका प्रयोग किया गया है, शैल का। दोस्तों आपको बताया था कि जब भी हम इसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, क्या बताएगा दोस्तों, ये सिंपल फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ, आई शैल मूव टू कोलकाता टुमारो, कल मैं कोलकाता जाऊंगा। मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं, यानी इसमें कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों। लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें देखो, आई फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ विल का प्रयोग किया, आई विल मूव टू कोलकाता टुमारो। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या बता रहा है, डिटर्मिनेशन। क्या बता रहा है दोस्तों, डिटर्मिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कल पक्का पक्का कोलकाता जाऊंगा। तो यहां शैल और विल का यूज जो है वो आप ध्यान से देख लें। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी बोल सकते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में शैल का प्रयोग करें या विल का। तो दोस्तों सेंटेंस में कोई ना कोई जुगाड़ दिया हुआ होगा, इसमें कोई ना कोई इंडिकेटर होगा जिससे इसका पता चलेगा कि इसके अंदर आप किसका प्रयोग करें, विल का प्रयोग करें, या इस सेंटेंस के अंदर आप किसका प्रयोग करें, शैल का प्रयोग करें। एक सेंटेंस और लेते हैं अपन, जैसे यहां लिखा, आई विल किल यू। दोस्तों ये सेंटेंस लिखा आई विल किल यू, यहाँ पे विल क्या बता रहा है, डिटर्मिनेशन बता रहा है या थ्रेट बता रहा है, क्या बता रहा है। यानी चार वर्ड्स लिखवाए थे, उनमें से एक चीज ये है थ्रेट। थ्रेट बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का ही प्रयोग करेंगे। यहां यदि शैल का प्रयोग करेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, गलत होगा सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अब देखो इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे। लेकिन एग्जाम्पल से पहले थोड़े से एडवर्ब्स देखना जरूरी है कि इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से होंगे। एडवर्ब्स का यहां देखो, एक तो टुमारो देख लो, इसमें द फॉलोइंग, डे हो सकता है, वीक हो सकता है दोस्तों, मंथ हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, ईयर। ठीक है दोस्तों, यहां एक तो टुमारो हो गया, द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर। यहां नेक्स्ट भी तो हो सकता है, फॉलोइंग के स्थान पे आपको एक वर्ड कौन सा दे सकता है, अगला नेक्स्ट भी आ सकता है, या कोई भविष्य की संधि हुई हो, या फिर क्या दी हुई हो, कोई भविष्य की संधि हुई हो। अब दोस्तों यहां से अपन डायरेक्ट ही स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ एक एग्जांपल लेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जॉन
हैज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो ही ब्लैंक स्पेस go to America next day। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें एडवर्ब तो दे दिया आपका कौन सा, नेक्स्ट डे, लेकिन यहां आपको कैसे पता चलेगा कि अर्जेंसी शो हो रही है इसमें। वैसे जोहन यहां थर्ड पर्सन है दोस्तों, कौन सा पर्सन है ये, आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ साधारण भविष्य बताने के लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का, लेकिन यहां एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क दे रखा है दोस्तों, तो इससे हमें ये इंडिकेटर है, ये क्या है दोस्तों, इंडिकेटर है, और ये जुगाड़ भी है, इससे पता चल जाएगा कि अर्जेंसी है, और अर्जेंसी है इसका मतलब वो डेफिनेटली जाएगा डिटर्मिनेशन शो करने के लिए। ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों, और पर्सन कौन सा है, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ हम डिटर्मिनेशन शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहां शैल का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूं, जॉन गो टू अमेरिका द फॉलोइंग डे, ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया यहां, जॉन गो टू अमेरिका द फॉलोइंग डे। अब यहाँ पे द फॉलोइंग डे एडवर्ब तो दे दिया दोस्तों। अब इसके बाद में आपको यहाँ देखो सेंटेंस में कोई जुगाड़ नहीं दिया गया है, कोई भी अर्जेंसी वगैरह नहीं शो किया गया है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं बताया गया है, तब आप इस कंडीशन में, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ आप सिंपल फ्यूचर का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल फ्यूचर का, यानी विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, इसी के अनुसार आपको किसका प्रयोग करना होगा, ये यूज करना होगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, रवि और एग्जामिनेशन इज एट हैंड, तो बी ब्लैंक स्पेस स्टडी इंग्लिश द फॉलोइंग डे। ठीक है, इसमें क्या दिया सेंटेंस में, आर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, कि हमारी एग्जाम जो है वो क्या है, सर पे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी इंग्लिश द फॉलोइंग डे, हमें अगले दिन क्या करना होगा, इंग्लिश पढ़नी होगी। अब यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन बताने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करोगे, विल का, और यहाँ स्टडी की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को समझते हुए, फ्यूचर सिंपल टेंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, और इसको आप एकदम समझते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इसके अनुसार ही आप शैल विल का यूज करेंगे। शैल विल का यूज जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगा, वो पर्सन्स के अनुसार होगा। फर्स्ट पर्सन है तो कौन से वर्ब का प्रयोग करें, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो किस वर्ब का प्रयोग करें। आई टीच यू टुमारो, ठीक है दोस्तों, यहां दे दिया टुमारो, दे दिया एडवर्ब। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि हम ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां डिटर्मिनेशन नहीं शो हो रहा है। इस सेंटेंस में कोई भी डिटर्मिनेशन शो करने वाला वर्ड नहीं है, इसलिए फर्स्ट पर्सन के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, साधारण भविष्य बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, शैल टीच। यहां एट हैंड से पता चल रहा था कि हमारी एग्जाम जो है वो सर पे है, इसलिए हमें कल इंग्लिश पढ़नी ही होगी। ठीक है, लेकिन यहां देखो कोई डिटर्मिनेशन शो करने वाला वर्ड नहीं दे रखा है, इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे, साधारण भविष्य बताने के लिए आप किसका प्रयोग करो, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक तो हम बात कर रहे हैं कि एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग आप किसका प्रयोग करोगे, शैल विल का।
नेक्स्ट यहां मैं नोट लगा के लिख रहा हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में क्वेश्चन पूछने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है, न कि शैल का, न कि शैल का। दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में क्वेश्चन पूछने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विल का, न कि शैल का, यानी इसका यूज नहीं होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल प्रेस कर रहा हूं, विल यू टेल मी द वे टू द सिटी, विल यू टेल मी द वे टू द सिटी। यहां क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है, तो दोस्तों यहां किसका प्रयोग पॉसिबल नहीं है, यहां शैल का प्रयोग पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, विल यू टेल मी will you pass me the dictionary, pass me the dictionary। ठीक है दोस्तों, यहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हम क्वेश्चन पूछने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, विल का। यहां शैल का प्रयोग पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर से ध्यान दो कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हम क्वेश्चन पूछने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, न कि विल का। फिर यहां मैं लिख रहा हूं एक नोट और देखो दोस्तों, एक रूल भी है ये, शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑफर या सजेशन। क्या लिखा दोस्तों यहां पे, शैल का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑफर या सजेशन बताने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहां मैंने आपको बताया है कि जब भी हम शैल का प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, पहले मैं बात कर रहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, विल का। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और वहां यदि आपको क्या बताया जा रहा है, ऑफर, प्रस्ताव, या क्या दिया जा रहा है दोस्तों, सुझाव, तब आप किसका प्रयोग करोगे, शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख दूं, शैल आई prepare a cup of coffee for you, shall I prepare a cup of coffee for you, क्या आपके लिए मैं एक कप कॉफी तैयार कर दूं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो शैल का प्रयोग किया गया है वो शैल हमें क्या बता रहा है, ऑफर बता रहा है। ठीक है दोस्तों, कि क्या आपके लिए मैं एक कप कॉफी तैयार कर दूं, तो इस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करोगे, शैल का। क्या यहां विल का प्रयोग पॉसिबल है, नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, शैल आई मूव फॉरवर्ड, क्या मैं आगे बढ़ूं। अब की बार यहां पे शैल जो है वो क्या बता रहा है हमें, सजेशन। दोस्तों क्या बता रहा है, सजेशन। तो सजेशन के लिए सेंटेंस अपना इंटरोगेटिव है, सेंटेंस कौन से है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ सजेशन बता रहा है तो आप किसका प्रयोग करोगे, शैल का। क्या यहाँ विल का प्रयोग पॉसिबल है, तो विल का प्रयोग इसमें पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट और लिखो दोस्तों,
में लिखा लेट्स या लेट अस से शुरू होने वाले वाक्यों में क्वेश्चन टेक के रूप में shall be का प्रयोग किया जाता है, न कि विल बी का। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है इसमें कि लेट्स से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है, लेट्स या लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में क्वेश्चन टैग के रूप में, क्वेश्चन टैग होता है दोस्तों, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हुआ होगा तो टैग नेगेटिव आएगा, और यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो टैग जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, पॉजिटिव टैग लगेगा इसमें। ठीक है, के रूप में यहां किसका प्रयोग करेंगे, लेट्स से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य होंगे क्वेश्चन टैग के रूप में हम शैल बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, न कि विल बी का। ये यूज गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टडी इंग्लिश, लेट्स स्टडी इंग्लिश, और यहां दोस्तों आपको टैग लगाना है इसका। तो ये सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहां जो टैग आएगा क्वेश्चन टैग, वो कौन सा टैग आएगा दोस्तों, शैल बी। इसका प्रयोग होगा शैल बी का। यदि यहां विल बी का प्रयोग हम करेंगे तो ये आंसर अपना क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, लेट्स प्ले वॉलीबॉल टुगेदर, लेट्स प्ले वॉलीबॉल टुगेदर। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम बात करने वाले हैं शैल बी की, इसकी बात करने वाले हैं हम दोस्तों शैल बी की। यदि हम यहां विल बी का प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये वाक्य जो स्टार्ट हो रहा है वो लेट्स से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो ये जो हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं ये थोड़ा बड़ा भी है, और इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। ये जो रूल्स आपको मैं लिखवा रहा हूं, इन रूल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक नोट और लिखो, और इसमें भी इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये कौन से होते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कौन से वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू ऑब्लिक या वांट यू, विल यू ऑब्लिक वांट यू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहां ये नेक्स्ट रूल और हो गया अपना, और ये है भी सारे इंपॉर्टेंट ही है, जो जो मैं लिखवा रहा हूं आपको ये इंपॉर्टेंट है, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज में क्वेश्चन टैग के रूप में किसका प्रयोग होता है, विल यू या वांट यू, दोनों का ही यूज सही है दोस्तों। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों ही यूज सही है। विल यू का प्रयोग करते हो तो भी सही है, वांट यू का प्रयोग भी करते हो तो सही है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब आज्ञा सूचक वाक्य से दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक, इसमें केवल आज्ञा नहीं दी जाती है। अब यहां से तो आपको ये पता नहीं चलेगा, क्लियर नहीं होगा, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेज वे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इससे शुरू होते हैं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। Sentences which begin with the first form of the verb is known as imperative sentences. What my point दोस्तों, क्या बोला मैंने, sentences which begin with the first form of the verb are known as imperative sentences. अब यहाँ imperative sentences की पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वे सेंटेंस जो वर्ब की किससे स्टार्ट हो, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। वे सेंटेंस जो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। वे सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली से शुरू हों। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे दोस्तों वो कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस।
कौन से सेंटेंस होंगे दोस्तों? ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां मैंने जो रूल लिखवाया है, इस रूल को हम डिस्कस कर रहे हैं। नोट जो लगा के लिखवाया, इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं सिट डाउन, और यहां आपको टेक का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, सिट डाउन। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का पता कैसे चलेगा? देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब की किस फॉर्म से स्टार्ट होंगे? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या प्लीज या काइंडली से। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इसमें आप क्वेश्चन टेक के रूप में किसका प्रयोग करोगे? विल यू, या यदि वॉन्ट यू का प्रयोग भी करते हो तो भी आपका आंसर क्या है? सही है। ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं डू इट, और यहां दे दिया क्वेश्चन टैग, गो देयर, यहां भी क्वेश्चन टैग दे दिया, यहां लिख दिया ओपन द विंडो। ठीक है दोस्तों, यहां भी क्वेश्चन टैग दे दिया, यहां दे दिया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहां भी दोस्तों आपको क्या दे दिया? क्वेश्चन टैग दे दिया गया है, और आपको यहां टैग का प्रयोग करना है। डू इट यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य कौन से वाक्य होते हैं दोस्तों? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें आप किसका प्रयोग करोगे? विल यू का प्रयोग भी सही है, और यदि आप वॉन्ट यू का प्रयोग करते हो तो भी क्या है दोस्तों? सही है। एक चीज का ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन टैग का प्रयोग करें तो क्वेश्चन टैग में हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है? स्मॉल ही होता है, स्मॉल लेटर, छोटा अक्षर होता है। इसमें कभी भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। गो देयर, गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब यहां भी किसका प्रयोग होगा? या तो विल यू, या दोस्तों फिर किसका प्रयोग हो जाएगा? वॉन्ट यू। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। ओपन द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग का मतलब लाना होता है। तो यहां ये देख लो आप, विल यू, या फिर किसका प्रयोग होगा? वॉन्ट यू। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहां भी किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? विल यू, या फिर किसका प्रयोग होगा? वॉन्ट यू। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। इस प्रकार से अपना फ्यूचर जो सिंपल टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज जो भी होंगी वो अपन करेंगे। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में अपने पास खूब सारी एक्सरसाइज हैं वो करेंगे, और जितने भी एग्जाम्स में आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको करेंगे अपन दोस्तों। इसके बाद में अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो आज इस लेक्चर के बाद में जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में ये टेंसेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसमें मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेज नहीं बताए, लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंसेज जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं अलग से करवाऊंगा, ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना न हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।